हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पार्टिनकस ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस में आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमें किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें माइनस निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है एंड एडजॉइंट निकालना है। तो जरा प्लीज आइए इस तरफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो 11th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट टॉपिक में हमने सीखा था कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालना है। वही सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पर आज अप्लाई करना है। तो माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट, तो डेफिनेशन क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे is obtained by deleting the ith row and the jth column of the given matrix. Minor of an element is denoted by the notation mij. तो जरा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, जब भी हम माइनर्स को फैक्टर्स निकालेंगे और एडजॉइंट निकालेंगे तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए आप यहाँ पे A11 पोजीशन, ये है हमारी A12 पोजीशन, ये हमारी A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अभी आप सबको मालूम है कि ये मैट्रिक्स है 3x3 वाला। तो जब हम माइनस फाइंड करेंगे, जैसे माइनर ऑफ एलिमेंट A11 फाइंड करना है, तो A11 का जब हम माइनर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है और जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनको हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के उसका वैल्यू निकालना है। वो जब मैं एग्जांपल लूंगा तब आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको थियरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, जो कोफैक्टर का माइनर का नोटेशन है, माइनर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द नोटेशन स्टूडेंट्स MIJ। ये नोटेशन यूज किया जाता है माइनर को डिनोट करने के लिए। दूसरा चलते हैं कोफैक्टर की तरफ। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज गिवन बाय, अभी कोफैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। क्या फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, AIJ इज इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस जे इंटू MIJ। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं क्योंकि जब भी हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, अगर आप देखोगे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में कोफैक्टर का जो नोटेशन है वो कैपिटल AIJ यूज किया है, बट कभी कभी किसी रेफरेंस बुक में कोफैक्टर का नोटेशन इस तरीके से भी यूज करते हैं CIJ। एक ही बात है, आप CIJ लिखो AIJ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो फॉर्मूला वो ये है -1 रेज टू I प्लस जे इंटू MIJ। अच्छा, अब दूसरा क्या करना है, नेक्स्ट है कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, तो नाम खुद ही बोलता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो कोफैक्टर से मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि कोफैक्टर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग द कोफैक्टर्स इन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जब हम सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे तो वो कोफैक्टर को मैट्रिक्स में हमें अरेंज करना होता है, जिसको नाम दिया गया है कोफैक्टर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट आता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, या कैसे मिलता है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A is obtained by taking the transpose of cofactor matrix and it is denoted by the notation adjoint of A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ऑब्टेन होता है, बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब यहां से जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो ट्रांसपोज निकलेगा उस मैट्रिक्स का, उसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ A। एंड एडजॉइंट ऑफ A का जो नोटेशन है स्टूडेंट्स वो ये है, एडजॉइंट ऑफ ADJ, पहले 3 वर्ड्स शॉर्ट में एंड कैपिटल है, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। अभी यहां पर मैंने आपके लिए क्या किया, एक वर्किंग रूल बनाया है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो स्टेप वाइज क्या प्रोसीजर होगी। तो लिख लीजिए आप, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ A। जैसे स्टेप 1 है, क्या है स्टेप 1, फाइंड ऑल द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। मैं वापस एक बार बताना चाहूंगा, जब भी हम एडजॉइंट निकालेंगे, माइनस निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो जो भी मैट्रिक्स होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा स्टूडेंट्स, ये हमें याद रखना है। तो स्टेप 1 क्या बोलता है, फाइंड आउट ऑल द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो जो भी मैट्रिक्स दिया है सबसे पहले उनके क्या करने हैं, माइनर्स निकालने हैं और उसके
कोफैक्टर्स निकालने हैं स्टूडेंट। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि अरेंज द कोफैक्टर्स इन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो भी हम कोफैक्टर्स निकालेंगे उसको हमें मैट्रिक्स में अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी कोफैक्टर्स मिलेंगे। अब जब कोफैक्टर्स का पोजीशन ये रहेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसे करते करते A33 तक। अभी आपको ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स, जब भी स्मॉल ए नोटेशन यूज किया गया है, स्मॉल A11 लिखा है मतलब वो मैट्रिक्स के एंट्रीज है, एलिमेंट्स है, और कैपिटल A11 लिखा है, कैपिटल ए नोटेशन यूज किया है मतलब वो कोफैक्टर्स हैं। तो कोफैक्टर्स हमने अरेंज कर दिए मैट्रिक्स में। अच्छा, इस मैट्रिक्स का जो नाम है, ये जो मैट्रिक्स बी लिखा है इसको नाम दिया मैंने मैट्रिक्स बी, इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। फिर क्या करना है, स्टेप नंबर 2 होने के बाद, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाने के बाद स्टेप 3 में हमें ये करना है कि वी आर सपोज टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। जो मैट्रिक्स बी मिलेगा उसका ट्रांसपोज हमें निकालना है, और जो ट्रांसपोज मिलेगा स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। चलो वो भी लिख देता हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज को हम नाम दे देंगे, उसने नाम दिया है एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको पता है ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है, हमने डेफिनेशन लिया था पहले वीडियो लेक्चर में कि रो चेंजेस टू द कॉलम। तो ये जो फर्स्ट रो है स्टूडेंट, ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम A11 A12 A13। सेकेंड रो हमारा बन जाएगा सेकेंड कॉलम A21 A22 A23, और जो थर्ड रो है स्टूडेंट वो हमारा बन जाएगा थर्ड कॉलम A31 A32 A33। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आप क्या कीजिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए माइनर्स, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स और एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दिया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं और मैट्रिक्स ए नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो लिखिए सॉल्यूशन एग्जांपल के लिए, कंसिडर मैट्रिक्स ए। फर्स्ट रो है 3 to 6, सेकेंड रो है 1 1 2, थर्ड रो है 2 2 5। तो आप क्या कीजिए, आपका जो नोटबुक का जो पेज है उसको आप दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। लेफ्ट साइड में हम फाइंड करेंगे सारे माइनर्स और राइट साइड में हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। तो लिखिए जरा आपके नोटबुक में, या ध्यान दीजिए आप जैसे भी हो, यहाँ पर लिखिए माइनर्स और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लिखिए कोफैक्टर्स। अभी स्टूडेंट्स माइनर्स फाइंड करते वक्त हमें क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट्स का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बिल्कुल एकदम डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, विथ ऑल रेफरेंसेस और एग्जांपल्स लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको उतना इजी जाए जब आप खुद वीडियो देखो, समझो और उसको प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स माइनर निकालना है। तो सबसे पहले किसका माइनर निकालना है, हमें माइनर निकालना है A11 का। तो रिकलेक्ट कीजिए माइनर का क्या नोटेशन है, किसी भी एलिमेंट का जब हम माइनर निकालते हैं इट इज डिनोटेड बाय MIJ। तो सबसे पहले माइनर A11 का निकालना है, तो इसका नोटेशन हम देंगे M11 से। अभी M11 कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। अब जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा उसके बाद जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो कौन से एलिमेंट्स बच गए, 1 2 2 5। तो 1 2 2 5 हमें लिखना है डिटर्मिनेंट में। अब इस डिटर्मिनेंट का स्टूडेंट्स हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 -4, चलो वो भी लिख देता हूँ, 5 -4 तो ये वैल्यू 1 हो गया। तो पहला माइनर A11 का जो माइनर आया उसका वैल्यू 1 है। नेक्स्ट किसका माइनर निकालना है, A12। पहले सारे माइनर्स निकाल लेंगे फिर हम सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे।
नेक्स्ट माइनर आएगा स्टूडेंट्स M12। अब M12 में क्या करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करना है। तो हमेशा आप याद रखिए, ऐसा है, आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं ARC, पहले रो डिलीट करना है और फिर कॉलम डिलीट करना है। तो अभी कौन सा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट हो गया, तो कौन सा एंट्रीज बच गए स्टूडेंट्स, 1 2 2 5, लिखिए यहाँ पर 1 2 2 5। फिर से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 5 माइनस 4 1 आएगा। नेक्स्ट माइनर निकालना है M13। तो M13 में क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है, तो क्या बचेगा 1 1 2 2। तो लिखिए यहाँ पर 1 1 2 2। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो 2 माइनस 2 इज नथिंग बट इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट अगले माइनर की तरफ जाएंगे। अभी जितने भी फर्स्ट रो है सबके माइनर निकल चुके हैं स्टूडेंट्स, अभी हमें सेकेंड और थर्ड रो के माइनर निकालने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है सबके माइनर्स और सबके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट होगा माइनर्स, यहाँ पे वापस लिख देता हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए, लेफ्ट हैंड साइड में है माइनर्स स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट M13 के बाद ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट माइनर होगा M21। अब क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है ना। तो देखिए यहाँ पर ये मार्कर्स, मैं बाकी के दो मार्कर्स रख देता हूं। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो क्या होगा, कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, 2 6 2 5। देखिए यहाँ पर 2 6 2 5। अबे हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो क्या आएगा, 5 2 10 माइनस 6 इंटू 2, तो दैट इज नथिंग बट 12। तो इस माइनर का वैल्यू क्या है, -2। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे M22 की तरफ। तो M22 में क्या आएगा स्टूडेंट्स, कि हमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करना है, तो ये कॉर्नर वाले एंट्रीज बच जाएंगे। तो लिखिए 3 6 एंड 2 5, इसका वैल्यू निकालना है, तो 15 माइनस 12 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 3 आएगा। नेक्स्ट माइनर होगा M23। M23 में क्या करना है स्टूडेंट्स, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है, तो कौन से एंट्रीज बचेंगे, 3 2 2 2। तो लिखिए यहाँ पे, अब इसका वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट का, तो लिखिए क्या हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 4, तो ये वैल्यू 2 आ गया। नेक्स्ट माइनर निकलेगा, अभी सेकेंड रो हो चुका है, अभी थर्ड रो की तरफ जाना है। M31, चलो पहले ये सारा लिख लेता हूँ, M32 और ये आएगा M33। अभी M31 क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, तो क्या बच गया, 2 6 1 2। लिखिए यहाँ पे, बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है हमें, तो क्या आएगा, 4 माइनस 6 जो कि होता है -2। नेक्स्ट आएगा M32, मतलब क्या करना है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है, तो क्या बचेगा, 3 6 1 2। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 6 1 2, तो 3 2 6 माइनस 6, तो इसकी वैल्यू है 0 स्टूडेंट। और आखिरी जो माइनर बचा है M33, तो क्या करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो क्या बचेगा, 3 2 1 1, तो लिख दीजिए 3 2 1 1। अब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 माइनस 2 इज नथिंग बट 1। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने सारे माइनर्स निकाल लिए हैं। अब क्या करना है हमें, सबके स्टूडेंट्स कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब याद कीजिए आप, कोफैक्टर्स का क्या डेफिनेशन है, कोफैक्टर्स का डेफिनेशन है AIJ, डेफिनेशन बोलो या फॉर्मूला जैसा आप यूज करो, AIJ इज इक्वल टू -1 रेस टू I प्लस J इंटू MIJ। ये हमारा फॉर्मूला है कोफैक्टर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूला को हमें यूज करना है। अब यहाँ पर यूज करते हैं, तो जितने भी माइनर्स है सबके कोफैक्टर्स निकलेंगे यहाँ पर। तो देखिए कैसे करना है, अब मैं डिफरेंट कलर पेन यूज कर लेता हूँ, ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ। तो M11 के लिए क्या आएगा, पहला कोफैक्टर A11,
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, -1 आई प्लस जे। अगर आप यहाँ पे देखोगे आई और जे दोनों का वैल्यू 1 है, यहाँ पे देख लीजिए आई और जे दोनों का वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 पावर 2 हो गया, इंटू एम आई जे, इंटू चलो लिख देता हूँ डिटेल में, M11 आएगा क्योंकि यहाँ पे एम आई जे मतलब M11, इसका को फैक्टर निकाल रहे हैं हम। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, तो -1/2 +1 होता है स्टूडेंट्स, और M11 का वैल्यू कितना आया है, तो M11 का वैल्यू 1 आया है, तो इंटू 1, तो 1 × 1, तो जो पहला को फैक्टर है A11, यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर A11 का वैल्यू इज 1 स्टूडेंट्स। आइए दूसरे को फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, M12 का को फैक्टर होगा A12, तो लिखिए यहाँ पे A12 इज इक्वल टू -1/2। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला है, आई और जे का वैल्यू डालिए, 1 + 2 होता है 3, इंटू क्या करना है M12, नेक्स्ट -1/3 -1 होता है, इंटू M12 की वैल्यू, M12 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1 है, तो -1 × 1, तो देयरफॉर A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। आपने लोअर मैथ्स में पढ़ा है स्टूडेंट, -1 की पावर अगर इवन है तो +1 हो जाता है, और -1 की पावर अगर ऑड है तो वो माइनस साइन ही होता है ना। बेसिक मैथमेटिक्स हमने किया हुआ है लोअर स्टैंडर्ड में। आइए नेक्स्ट को फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है A13, क्या आएगा, -1/1 + 3 4 इंटू M13, -1/4 +1 होता है, इंटू M13 की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, M13 की वैल्यू 0 आई है, इसीलिए A13 की वैल्यू भी 0 ही रहेगी। ये हो गए हमारे 3 माइनस। वैसे ही सिमिलरली हमें बाकी के माइनस भी निकालने हैं स्टूडेंट, तो चले आइए इस तरफ बाकी के माइनस बचे हुए निकाल लेते हैं, सॉरी को फैक्टर्स निकाल लेते हैं, माइनस हमने ऑलरेडी निकाले, हम अब निकाल रहे हैं को फैक्टर्स। तो चलिए बाकी के को फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट को फैक्टर होगा A21। अच्छा चलो वापस एक बार क्या करता हूँ, यही सेम फॉर्मूला मैं वहां पर भी ऊपर लिख देता हूँ को फैक्टर्स वाला। तो ये क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, AIJ इज इक्वल टू -1/i + j इंटू MIJ। एक ही बार लिखना है, बट क्योंकि वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया इसलिए मैंने वापस उसको रिपीट कर दिया है। तो अभी क्या होगा, A21 मतलब -1/2 + 1 3 इंटू M21 का वैल्यू -1/3 -1 होगा, M21 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -2 है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, तो देयरफॉर A21 का जो वैल्यू है वो है +2। नेक्स्ट को फैक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज नथिंग बट A22, तो क्या होगा, -1/2 2 + 2 -1/2 + 2 मतलब ये 4 हो जाएगा, इंटू M22 की वैल्यू -1/4 +1 हो गया, M22 की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स हमें 3, तो देयरफॉर A22 की जो वैल्यू है वो है +3। नेक्स्ट A23 की तरफ चलते हैं, तो A23 क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1/2 + 3 5 इंटू M23 की वैल्यू -1/5 -1 इंटू M23 की वैल्यू 2 है, तो इसीलिए A23 की जो वैल्यू है वो -2 हो गई। नेक्स्ट को फैक्टर की तरफ चलते हैं, A31 -1/3 + 1 4 इंटू M31 आएगा -1/4 +1 हो गया स्टूडेंट्स, और M31 की वैल्यू है -2, तो इसीलिए A31 की जो वैल्यू है वो -2 है। नेक्स्ट को फैक्टर A32 -1/3 + 2 5 इंटू M32 -1/5 -1 होता है, इंटू M32 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 0 है, तो यहाँ पे 0 डाल दी, तो इसीलिए A32 की वैल्यू 0 आ गई। और लास्ट वाला को फैक्टर जो बचा है वो है स्टूडेंट्स A33, तो क्या होगा, -1/3 3 + 3 6 हो गया, इंटू M33
तो ये हो जाएगा 1 इंटू M33 की वैल्यू 1 है, इसीलिए A33 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 1 है। तो आपने देखा हमने मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स थे, टोटल 9 एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे सबके हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अभी माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने के बाद क्या करना है, हमें जितने भी कोफैक्टर्स है उनको हमें एक मैट्रिक्स में अरेंज करना है, जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो चलिए लिखिए या ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। अब जो मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहे हैं उसको मैं नाम दे देता हूँ मैट्रिक्स बी। तो देखिए यहाँ पर देयरफॉर मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी का जो फर्स्ट रो है वो हम लिखेंगे A11, A12, A13, फिर आएगा नेक्स्ट A21, A22, A23 और लास्ट में थर्ड रो आएगा A31, A32 एंड A33। अभी हम क्या करेंगे, ये जितने भी कोफैक्टर्स है उनको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो देयरफॉर मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिखिए A11, मतलब जो पहले 3 एंट्रीज है A11, A12, A13, ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट रो। तो लिखिए फर्स्ट रो में क्या आएगा 1, -1 और 0, मतलब जो पहले 3 कोफैक्टर्स मिले हमें वो हमारा बन गया फर्स्ट रो। जो अगले 3 कोफैक्टर्स हैं वो बन जाएगा हमारा सेकेंड रो। तो लिखिए A21, देखिए A21 के जगह पे क्या है 2, A22 के जगह पे है 3, A23 के जगह पे है -2 और अगले जो 3 एंट्रीज है या 3 कोफैक्टर्स है बोलिए आप, वो बन जाएगा हमारा थर्ड रो। तो लिखिए थर्ड रो क्या आएगा A31 के जगह पे -2, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो अब ये जो मैट्रिक्स बी मिला इसको हमने बोला है कोफैक्टर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है और वो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप लिख लीजिए। अब ये जो मैट्रिक्स बी मिला है इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो लिखिए देयरफॉर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, नोटेशन है एडजॉइंट ऑफ ए का। तो लिखिए क्या होगा, ट्रांसपोज फाइंड करना है तो जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा और जो थर्ड रो है वो स्टूडेंट्स थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स मिला उसको हमने नाम दे दिया है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हमें करनी है। अभी मैंने आपको पूरा एडजॉइंट ऑफ ए पूरा प्रोसीजर दिखा दिया, इसमें हमने माइनस निकाले, कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे पहली वाली, तो जो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है इसके बाद वाली, तो सेकंड एक्सरसाइज में पहले हम माइनस निकालने को बोलेंगे, वो फिर कोफैक्टर निकालने को बोलेंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने को बोलेंगे और उसके बाद फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने को बोलेंगे। तो पूरा एक ही एग्जाम्पल में सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है यहाँ पर। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। वैसे ये जो पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, बट क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल्स है और आगे भी चल के हमें इसे अप्लाई करना है, तो मैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको कि कैसे दो मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन होता है, यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल if and only if number of columns of first matrix is equal to number of rows of the second matrix। बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स बी है जो मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाइड है, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो हमें एक मैट्रिक्स सी मिलेगा। ऑब्वियसली जब ए और बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स सी तो मिलेगा। अब क्या बोलता है रूल कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो जितने भी कॉलम है पहले वाले मैट्रिक्स में उतने सेम नंबर ऑफ रोज होने चाहिए सेकेंड वाले मैट्रिक्स में, तब जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। ये हमने सीखा है 11th में। अब जो मैट्रिक्स सी मिलता है उसका क्या ऑर्डर है, तो आपको ध्यान रखना है, यहां से जो नंबर मिलेगा m क्रॉस p, वो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर होगा m क्रॉस p। यहाँ पे मतलब ये m और ये p, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, वो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर होगा।
मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से पहले ही जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका क्या ऑर्डर होगा वो हमें पहले ही मालूम चल जाएगा। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं उतने सेम नंबर ऑफ रोज वहां पर होने चाहिए। तो चलिए इसको एक समझते हैं एग्जाम्पल से। मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। अभी अगर आप पोजीशन के हिसाब से देखेंगे मैट्रिक्स ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं पोजीशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो कंसेप्ट वाइज हमें सारी चीजें समझनी है कंसेप्ट वाइज, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई जो आज मैं थ्योरी लेक्चर में ले रहा हूँ तो अगले टाइम जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको बहुत आसान जाएगा वो वीडियो, क्योंकि वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो ए इंटू बी, अब सबसे पहले क्या पोजीशन फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें A11 वाली एंट्री निकालनी है दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमें क्या करना है, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो रो टू द कॉलम है। ये रो है, रो टू द कॉलम, हमेशा ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम से। तो यहां पर क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, मैं लिखता हूं यहां पर, आप ध्यान दीजिए, आप फिलहाल कुछ लिखिए मत। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना है, पिकअप द रो, ये तीन एलिमेंट्स है देखो, ये रो को आपको उठाना है, पिकअप द रो एंड प्लेस इट ऑन द कॉलम, कॉलम के ऊपर रखना है। तो अगर आप देखेंगे जब आप रो को उठा के कॉलम के ऊपर रखेंगे तो ये वन इसके ऊपर जाएगा। तो हमें क्या करना है, ओवरलैपिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस साइन डालना है। तो कैसे आएगा देखिए, 1 इंटू 1 1 आएगा, प्लस 2 इंटू -1 तो 2 इंटू -1 -2 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 2 आएगा। बहुत आसान है, वापस एक बार समझाता हूं। फर्स्ट रो को उठाना है और इस कॉलम के ऊपर रखना है और जो ओवरलैपिंग एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करना है और बीच में बाय डिफॉल्ट प्लस साइन डालना है। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम। अब वापस क्या करना है हमें, फर्स्ट रो टू द सेकंड कॉलम। अब ये वाली एंट्री फाइंड करनी है, कौन सी वाली, A12। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो क्या सिखाया मैंने आपको, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ये मार्कर्स में रख देता हूं यहां पर, फर्स्ट रो को रखिए सेकंड कॉलम पर। तो क्या होगा, 1 इंटू 3 आएगा, प्लस 2 इंटू 0 आएगा, प्लस 1 इंटू 1 आएगा। ये हो गया 1 2। अभी अगला क्या करना है, 1 3, A13 फाइंड करना है। तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा, फर्स्ट रो टू द थर्ड कॉलम, वापस तीनों एंट्रीज को उठाना है, इस कॉलम के ऊपर रखना है। तो 1 इंटू 2 2, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट रो। अच्छा, मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे, मैट्रिक्स का सिंबल पहले नहीं, पहले हम सारे एंट्रीज फाइंड कर लेते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है सेकंड रो। देखिए क्या चाहिए हमें, 2 1 पोजीशन। तो कैसे आएगा, सेकंड, अभी सेकंड रो पे आना है। तो मैं मार्किंग चलो यहाँ पे कर देता हूँ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। ये सेकंड रो है हमारा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तरीका वही है। अब क्या होगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम पर रखना है। तो 0 इंटू 1 0, प्लस 1 इंटू -1 -1, प्लस 4 इंटू 2 8। अभी फर्स्ट रो को सेकंड रो को सॉरी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 3 0, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 1 4। अब क्या करना है, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा, 0 इंटू 2 0, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस 4 इंटू 5, ये एलिमेंट हो गया या ये एंट्री हो गई 20। अब सेकेंड रो, तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई हो गए। अब बढ़ते हैं थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो को
फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो वो एंट्रीज हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 इंटू 1 2 प्लस -1 इंटू 1 +1 प्लस 3 इंटू 2 6। अभी सेकेंड रो थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 2 इंटू 3 6 प्लस -1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से बच गया तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस साइन बाय डिफॉल्ट आएगा बीच में -1 इंटू 1 -1 प्लस 3 इंटू 5 ये हो गया 15। तो आपने देखा हमने जितने भी रोज थे सारे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया। बहुत सिंपल है, क्या करना है रो टू द कॉलम, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देयरफॉर A इंटू बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, लिखिए A इंटू बी। अब मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए, बिल्कुल भी घाई नहीं करेंगे, हम आराम से कर रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट A इंटू बी क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 - 2 + 2, ये 3 + 0 + 1। तो चलो ऐसे लिख देता हूँ, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको बट फिर भी ये 2 + 2 + 5 ये लिखिए, ये हो जाएगा -1 + 8 ये हो जाएगा 4। ये डायरेक्ट लिख देता हूँ ये वाली एंट्री। ये 1 + 20 तो ये हो गया 21। ये एंट्री हो गई 2 + 1 + 6 ये हो गया 6 + 3 ये 9। जो सिंपल वाली है वो मैं पहले लिख देता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 4 - 1 + 15। अब जो देयरफॉर मैट्रिक्स A इंटू बी स्टूडेंट्स मिलने वाला है वो मैट्रिक्स A इंटू बी फाइनल आंसर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एंट्री हो गई 1, ये हो गया 3 + 1 4, ये हो गया 4 + 5 9, ये हो गया 7 4 21 सेकेंड रो। जो थर्ड रो मिलेगा ये है 9 9 और ये 3 हो जाएगा तो 15 और 3 मतलब 15 + 3 ये हो गया 18। और ये जो मैट्रिक्स A इंटू बी मिला स्टूडेंट्स दिस इज ऑफ ऑल्सो ऑर्डर 3 × 3। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो आपने देखा हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इजीली कर लिया और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे एक्सरसाइज में हमें ये लगने वाला है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, एक तो माइनस कैसे निकालने हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालना है और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। उसी के साथ साथ मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा दिया आज की वीडियो में। तो जब अगले टाइम हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो वो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज होगी जो कि हम चालू करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।